हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने नए लेक्चर बिहार की मृदा के बारे में बात करेंगे। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें और पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक्स डाल देते हैं, तो वहाँ पे जो भी क्विज होती है बिहार से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार का मैप आप देख रहे हैं, जिसको हमने मृदा के वितरण के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो बिहार की मृदा या मिट्टियाँ, उनके बारे में बात करें तो बिहार के 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, वो पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण के जो जलोढ़ मैदान हैं जो उनका निर्माण इन्हीं नदियों द्वारा जो भी अवसाद और निक्षेप लाए गए थे उन्हीं से हुआ है। तो यहाँ की मृदा में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, लौह एस्क, ये सारे डोलोमाइट, ये सारी चीज़ें, इन तत्वों की बहुत अधिकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि बिहार की मृदा कितने भागों में वर्गीकृत है, ठीक है, हम बिहार की मृदा का वर्गीकरण अगर देखें तो हम देखते हैं कि बिहार की मृदा 3 भागों में वर्गीकृत है। ठीक है। पहला, उत्तर बिहार की मृदा। ठीक है। दूसरा, दक्षिण बिहार के मैदानों की मृदा। तीसरा, दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। ठीक है ना। तो अगर हम उत्तर बिहार के मैदानों की उत्तर बिहार की मृदा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उप हिमालय या पर्वतपादी मृदा। ठीक है। उप हिमालय पर्वतपादी मृदा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर दूसरा है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तीसरा, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। और चौथी है नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। ठीक है ना। तो आप मैप में देख पा रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से। अब हम बात करें दक्षिण बिहार के मैदानों की मृदा के बारे में। ठीक है ना। ये वाला हिस्सा देखेंगे, इसके नीचे वाली मृदा के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं दक्षिण बिहार के मैदानों की मृदा में। तो पहले हम देखते हैं कगारी मृदा, फिर टॉल मृदा, इसके बाद टाल मृदा है, इसके बाद पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मृदा। ठीक है। बलथर मृदा। ठीक है। फिर अगर हम बोले दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लाल बलुई मृदा, साथ में लाल और पीली मृदा के बारे में बात होगी। ठीक है। मैप में आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करें उत्तर बिहार की मृदा के बारे में। ठीक है। तो राज्य के इस भाग में शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण के, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर शेष सभी जगह जलोढ़ मृदा, स्थानीय भाषा में इसे हम कछाई मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो पाई जाती है। अब हम देख रहे हैं जलोढ़ मृदा। तो मैप में जलोढ़ मृदा कहाँ पे है? सबसे पहले ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। इसके बाद आता है बांगर, ठीक है, इसके नीचे बांगर आता है। तीसरा आता है बल सुंदरी मृदा का क्षेत्र, ठीक है, ये हिस्सा भी। इसके बाद चौथा क्षेत्र है टाल मृदा का। पांचवा क्षेत्र है करैल और केवाल का, ठीक है ना। इसके बाद बलथर मृदा, ये वाला हिस्सा। फिर आता है अभ्रक मिट्टी और लाल मिट्टी। तो अभ्रक मिट्टी आप मैप में देखिएगा ये। तो दोस्तों, बिहार की मृदा, उत्तर बिहार की मृदा के बारे में अगर बात करें तो पहला है उप हिमालय की पर्वतपादी मृदा। उत्तर पश्चिम में जो सोमेश्वर श्रेणी है वहाँ पे ये पाई जाती है और चिकनी मृदा है ये एक प्रकार की, ठीक है। और पर्वतीय ढालों पर वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण वहाँ पे मृदा की परत पतली होती है, रंग
हल्का भूरा या पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण मृदा परतों का गठन हल्का एवं आर्द्रता की अधिकता तथा जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न अगर आ जाए कि सोमेश्वर श्रेणी के पास पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी में या ऐसी कौन से क्षेत्र की मृदा है जहाँ पे जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, तो आप ये ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। इस मृदा में मुख्यतया धान, मक्का, जौ ये सारी फसलें उपजाई जाती हैं। ठीक है। उत्तरी बिहार की मृदा को दो प्रधान कोटियों में रखा जाता है। पहली, अवशिष्ट मिट्टियाँ, ठीक है, जिनका निर्माण इस स्थान पर स्थित जो चट्टानें हैं उनसे हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रवाही मिट्टी। ठीक है, मतलब निर्माण स्थान से प्रवाहित होकर अलग स्थानों पर निक्षेप के रूप में ये फैली रहती है, जैसे गंगा के बृहद मैदान की मिट्टियाँ। ठीक है। आगे देखते हैं अगर, तो दलदलीय तराई क्षेत्र की मृदा जो उत्तर सीमा के साथ साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक, ठीक है, किशनगंज तक 5 तथा 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये हिस्सा, दोस्तों एक वीडियो पड़ा है जिसमें हमने बिहार के जिलों को मैप में अच्छे से समझाया है, कौन सा जिला किस जगह पे लोकेटेड है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो कलर भूरा होता है दलदली तथा तराई क्षेत्र की मृदा का, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है ना। कहीं कहीं कंकड़ एवं रेत की अधिकता भी पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता होती है किंतु, और लवणी भी होते हैं, किंतु फास्फोरस तथा पोटास इनकी बहुत कमी होती है। ठीक है, इनकी कमी होती है, इसलिए इसकी जो उर्वरता शक्ति जो होती है मध्यम श्रेणी की होती है। ठीक है ना। यहाँ पे धान, पटसन, गेहूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम देखते हैं पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। ठीक है। तो ये नदी की बाढ़ सीमा से जो फ्लड होता है उसकी सीमा से ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो इसको देखिएगा, और इस मृदा में सबसे ज़्यादा विस्तार जो होता है वो तराई क्षेत्र के दक्षिण में कोसी, ठीक है, कोसी में पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में होता है। ठीक है। आपको लोकेशन याद रखना पड़ेगा, कोसी और ये पूर्णिया और सहरसा का क्षेत्र, ये वाला हिस्सा। ठीक है। तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में बांगर क्षेत्र का विस्तार समाप्त हो जाता है। चंपारण 2 है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा ये हिस्सा, तो यहाँ पे इसका विस्तार समाप्त हो जाता है। चूना तथा पोटास इसमें बहुत अधिक होता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है। इनका कलर कैसा होता है, गाढ़ा भूरा या हल्का काला। ठीक है। उर्वरता की शक्ति अधिक होती है इनमें, जहाँ धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, जूट, सरसों ये सारी चीज़ें उपजाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें बलसुंदरी मृदा की, ठीक है ना, मैप में हमने देखा बलसुंदरी मृदा, ठीक है ना, तो इस मृदा का जो विस्तार है मैप में देखिएगा, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये है। तो इस मृदा का जो विस्तार है जो है बांगर क्षेत्र के बाद जो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है, साथ ही सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरता हुआ सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ये हिस्सा देखेंगे, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और लोकेशन आप जिलों का जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो इनकी प्रकृति क्षारीय है क्योंकि चूने की मात्रा 30% से भी अधिक होती है। कलर भूरा, हल्का गहरा भूरा सफ़ेद होता है। ठीक है। उर्वरता इनमें निम्न होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सिंचाई से इसमें मोटे अनाजों की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मक्का, ईख, धान, गेहूँ, तंबाकू, ये सारी चीज़ें। आम, लीची और केले इसमें यहाँ पे इनके बागान पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ तथा खादर मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। नवीन जलोढ़ तथा खादर मिट्टी के बारे में, तो गंगा, गंडक,
कोशी, ठीक है, गंगा, गंडक, कोशी और महानंदा नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे जो अवसाद होते हैं उनसे निर्मित मृदा नवीन जलोढ़ या खादर मृदा कहलाती है, ठीक है ना। और इनका विस्तार नदियों की जो निचली घाटियां होती वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बालू, रेत, पंक, चिकनी मृदा ये सारे जमाव पाए जाते हैं, जहाँ पे चीका या क्ले, ठीक है, बालू की प्रधानता होती है और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे धान, गेहूँ ये सारी कृषि के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है। अधिकतर वर्षा होने के कारण यहाँ पे जूट की भी पैदावार की जाती है। कहाँ? राज्य के उत्तर और पूर्वी भाग की बात हो रही है, उत्तर और पूर्वी भाग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जूट की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार के दक्षिण के मैदान की मृदा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम बात करते हैं कि राज्य में इस मृदा का विस्तार छोटा नागपुर पठार व गंगा नदी के मध्य है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार और गंगा नदी के मध्य है, ध्यान रखें। झारखंड ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, छोटा नागपुर का पठार और गंगा नदी के मध्य, ठीक है। तो हम इसमें देखें कि पुनपुन नदी, सोन नदी, फल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेप से इस मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कगारी मृदा की, तो गंगा के दक्षिण तट, गंगा ये नदी है, ठीक है, ये वाली, और इसके दक्षिण तट, ठीक है, सोन, फल्गु तथा क्यूल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी काप मृदा का निर्माण हुआ, विकास हुआ। इसमें चूने की अधिकता है, रंग भूरा है, मिट्टी में मक्का, जौ, मिर्च, सरसों ये सारी खेती होती है। तो हमने कगारी मृदा के बारे में बात की। गंगा के दक्षिणी तट में सोन, फल्गु, क्यूल नदियों के किनारे पे प्राकृतिक तटबंध, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल जो एक बांध बन जाता है उसकी पट्टी, संकीर्ण पट्टी के रूप में इसका विकास हुआ है काप मृदा का, ठीक है। हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट देखते हैं टॉल मृदा, ठीक है। टॉल है इसका विस्तार कगारी मृदा के दक्षिण में, ठीक है ना, कगारी मृदा के दक्षिण में हुआ है, बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर यहाँ से लेके भागलपुर तक, ठीक है। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ आती है उसके बारीक और मोटे कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से होता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है ना। निम्न भूमि क्षेत्र है ये, और जो वर्षा काल में जलमग्न रहता है, ठीक है ना। गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध में के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसमें बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे हम टाल या तालाब भी कहते हैं। ध्यान रखें, टाल या तालाब भी कहते हैं, ठीक है। ये मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा होती है, जिसमें दोमट या चीका मृदा की प्रधानता होती है और उर्वरता की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, किंतु वर्षा या बाद में जलमग्न होने के कारण केवल रबी की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यह मृदा, ठीक है ना। अब हम बात करें करेल और केवाल मृदा के बारे में, तो इसका विस्तार टाल के दक्षिण में, टाल मृदा के दक्षिण में, आप मैप 22 देखिएगा, टाल मृदा के दक्षिण की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बक्सर, ठीक है, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर, ठीक है, और भागलपुर ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे इसका करेल या केवाल का क्षेत्र पाया जाता है। इस मृदा का विस्तार अधिक होने से इसकी संरचना में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा से लेकर पीला तक या हल्का पीला तक, ठीक है। अब पुरानी जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट, चीका का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है ना। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल केवल मृदा भी कहते हैं।
पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल केवाल मृदा भी कहते हैं। इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है, ठीक है, और इसमें अम्लीय एवं क्षारीय गुण संतुलित रूप से पाया जाता है, ठीक है, और जल ग्रहण करने की क्षमता तथा उर्वरा शक्ति दोनों अधिक होती हैं, ठीक है। और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ की? धान, गेहूं, अरहर तथा बाजरा। अब हम बात करें बलथर मृदा की या कॉप मिट्टी की, ठीक है ना। तो गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा देखिए मैप में, गंगा का मैदान की दक्षिणी सीमा, ठीक है। इससे लेकर के छोटा नागपुर का पठार तक के मध्य, ठीक है, तो की जो उत्तरी सीमा है बलथर मृदा का संकीर्ण क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में ये कैमूर श्रेणी से लेकर के राजमहल की श्रेणी तक, उच्च भूमि तक जो है विस्तृत है, ठीक है। इस मृदा का निर्माण छोटा नागपुर पठार से प्रभावित जो होती हैं नदियाँ, उनके द्वारा लाए गए बालू और कंकड़ से हुआ है। रंग कैसा? पीला, ठीक है, पीलापन लिए हुए लाल रंग होता है। प्रकृति अम्लीय होती है, मृदा की उर्वरता शक्ति कम होती है, ठीक है। तो हम इसमें आलू, अरहर, ज्वार, बाजरा ये सारी चीज़ों की कृषि करते हैं। इसमें बेसिकली मोटे अनाज बोए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में, ठीक है। तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में बक्सर से लेकर के, ठीक है, बक्सर से लेकर के दक्षिण पूर्व में बांका, ठीक है, दक्षिण और पूर्व में बांका तक है, ठीक है। रंग है लाल एवं पीला। पहाड़ी भागों में चट्टानों की संरचना, आर्द्रता, उच्चावच में भिन्नता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं। लाल बलुई मृदा, ठीक है ना, हमने शुरू में इसके बारे में बात करी थी, और दूसरा है लाल और पीली मृदा। तो लाल बलुई मृदा यह रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल बलुई मृदा रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें लाल बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर, ये चट्टानों के विघटन और उपघटन से हुआ है इसका निर्माण, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीला है, ठीक है। और अगर हम बात करें लाल और पीली मृदा की, तो इसका विस्तार दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व ये वाला हिस्सा, ठीक है, बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, ठीक है ना, यहाँ औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण नीस, सिस्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन तथा अपघटन से हुआ है, और लौह तत्व की यहाँ पे अधिकता के कारण इसका कलर लाल होता है। तो यहाँ ध्यान रखें, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। उर्वरता की शक्ति भी कम होती है, इस कारण से यहाँ पे मोटे अनाज तथा दलहन की ही कृषि की जाती है। तो दोस्तों हमने आज अपना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।